चैप्टर नंबर 2 में यहां तक पढ़ लिया था कि भाई जो आरंभिक मानव थे उन्होंने जंतुओं को पालना शुरू कर दिया था और खेती करने शुरू कर दी और एक स्थान पर रहने लगे। चैप्टर नंबर 3 में हमने हड़प्पा सभ्यता को समझा जो कि हमारे यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आज हम समझने वाले हैं जो पुराने टाइम में यानी प्राचीन भारत में किताबें लिखी गई, इन किताबों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे और जो कब्रें बनाई गई थी कब्रें, इन कब्रों के विषय में जानकारियां आज के इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए कंप्लीट क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 11 तक का पीडीएफ जिसे भी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड पीडीएफ करके एक लिंक होगी, डाउनलोड क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 to 11 नोट्स लिखा होगा, आप जाइए और वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक यहां पर दी गई होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और कई सारे पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए। और जिन लोगों को इसका टेस्ट देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, आप जाइए और टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस का वीडियो पहले आ चुका है। चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट लाइव होगा उस चैप्टर नंबर 5 का वीडियो आने के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। देखिए यहां पर हेडिंग में थोड़ा सा अगर बदलाव एनसीईआरटी करती तो बेटर रहता। यहां पर अगर यह शब्द होता कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ, ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ अगर केवल लिखा होता तो और बेटर रहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो जितने प्राचीन ग्रंथ हमारे पास हैं, जो हमारे ग्रंथ थे ऋग्वेद जिसे आज से 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, इतने प्राचीन ग्रंथ किसी और सिविलाइजेशन के पास में, किसी और के पास में होंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है वेद संख्या में 4 हैं। कितने हैं वेद? संख्या में 4 है। प्रश्न यहां पर बन जाता है, सरल प्रश्न है कि वेद कितने हैं संख्या में, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन 4 वेद हैं, चारों वेदों को याद कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसके बाद में दिया जा रहा है कि इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद की रचना आज से 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। क्या कहा गया? सूक्त कहा गया है। अब यहां पर समझने वाली बात है, प्रश्न यहां पर बनेगा कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं। उत्तर दीजिएगा 1000। यहां पर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। देखिए यहां पर शब्दों का फेरबदल बहुत अधिक किया जाता है। देखो जो प्रार्थनाएं हैं इन्हें सूक्त कहा जाता है, तो प्रश्न यहां पर ऐसे भी आ सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं या ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक, क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। तो याद कर लीजिएगा ऋग्वेद में 1000 प्रार्थनाएं हैं और ऋग्वेद आज से 3500 वर्ष पूर्व यानी 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था और यह सबसे प्राचीन वेद है। ओके, आगे बढ़ते। अगला पॉइंट मिलता है ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अग्नि, इंद्र और सोम आते हैं। अग्नि को आग का देवता कहा गया है, इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है, सोम एक पौधा है, ठीक है, जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। तो 3 देवताओं की मतलब 3 चीजों के विषय में, 3 देवताओं के विषय में इसमें बहुत अधिक वर्णन किया गया है जो आपका ये ऋग्वेद मिलता है। ठीक है, तो ये सूक्त जो होते हैं, ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। जो भी प्रार्थनाएं हैं, कई सारी देवी देवताओं के विषय में प्रार्थनाएं रची गई थी। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण है। अगर कोई प्रश्न पूछे कितने देवता, तो 3। इनमें अग्नि जो होते हैं, ठीक है, और इंद्र है और सोम है। सोम एक प्रकार का पौधा है जो कि इससे एक पेय बनाया जाए, यानी कि पीने लायक एक जल तो नहीं कह सकते, एक पेय पदार्थ इससे बनाया जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है और अग्नि को आग का देवता। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। हाँ देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए रचनाएं, आपको कई सारी प्रार्थनाएं आजकल देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आजकल अगर आप कवियों को देखोगे तो स्त्री भी कवि हैं, पुरुष भी कवि हैं, लेकिन प्राचीन काल में जितनी भी प्रार्थनाएं रची गई, ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो हुई थी वो ऋषियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऋषियों के द्वारा वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की गई। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। इसका अर्थ समझिएगा। देखिए पहले कॉपी और पेन नहीं हुआ करते थे कि भाई आपको टीचर आया, उसने बोर्ड पर लिख दिया, आपने नोट कर लिया और आप चले गए। ऐसा नहीं था पहले जो अध्यापक हुआ करते थे, यानी जो आचार्य हुआ करते थे, वो अपने विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी कि अपने सामने खुद बोलते थे और बोल बोलकर समझा करके कंठस्थ करवाते थे, यानी कि याद करवाते थे पहले आचार्य लोग विद्यार्थियों को, क्योंकि पहले कॉपी और पेन था नहीं जिससे कि सभी जो स्टूडेंट हैं वो नोट कर लें। ठीक है, तो नोट करने की वो ऐसी सुविधा थी नहीं, तो याद करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो थे
सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता पुरुष हैं या महिला, तो पुरुषों ने अधिकांश सूक्तों की रचना की है। कुछ प्रार्थनाएं हैं जिनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत है। अब आप कहो कि प्राक संस्कृत किसे कहते हैं, या फिर आप इसे वैदिक संस्कृत भी कह सकते हो। ठीक है, प्रश्न यहां पर भी बनता है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। ठीक है, ऋग्वेद में जो भी प्रार्थनाएं लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई हैं, तो आप इसे प्राक संस्कृत भी कह सकते हो और वैदिक संस्कृत भी कह सकते हो। अब ये जो पहले की संस्कृत थी, ये वर्तमान स्कूल में, आजकल स्कूलों में जो थोड़ी बहुत एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, उसमें जो 2-4 पेज दिए जाते हैं संस्कृत के, तो आज संस्कृत वर्तमान के स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है उससे बहुत अधिक भिन्न थी, बहुत अधिक कठिन हुआ करती थी और एक अलग प्रकार की संस्कृत थी वो। ठीक है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। देखिए, पढ़ना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि पहले इतनी अधिक मात्रा में टाइपराइटर थे नहीं, टाइपराइटर का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो इतनी अधिक मात्रा में ऋग्वेद का मतलब इसकी बुक ही नहीं थी ताकि पढ़ सकें। ठीक है, तो इसका श्रवण यानी कि सुनना और उच्चारण यानी कि शब्द बोलकर उसका अर्थ बताया जाता था और लोग इसको सुना करते थे। ठीक है, और इसे पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, इन्हें पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था और इसे छापने का काम तो लगभग अभी 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है, जब टाइपराइटर का इनका आविष्कार हुआ तभी इसके बाद में इसको लिखा गया। ठीक है, तो याद रखना, जब इसकी रचना हो गई थी, रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। ठीक है, और इसे छापने का काम तो अभी लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है। अगला पॉइंट मिलता है संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब देखो, यहां पर आप ऐसे समझेंगे, यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि संस्कृत ही हर भाषा की जननी है। कैसे समझो, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किस भाषा परिवार का? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछा है कि जाएगा कि संस्कृत किस भाषा परिवार की का हिस्सा है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो आप उत्तर करेंगे भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, भाषा की कई मतलब भारत की कई सारी भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया हो गई, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, ये सारी भाषाएं जो हैं। ठीक है, सिंधी हो गया, इसके बाद में एशियाई भाषाएं आती हैं, तो एशियाई भाषाओं में आ जाएगा जैसे कि फारसी हो गया, और यूरोप की कई सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो इन सभी भाषाओं जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी इस परिवार से जुड़ी हुई है। किस परिवार से? भारोपीय भाषा परिवार की हिस्सा हैं। ठीक है, ये जितनी भी लैंग्वेज हैं, देखिए संस्कृत जो है ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, और भारत की कई भाषाएं जिनमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और इसके बाद में एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, और यूरोप की कई सारी भाषाएं, ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि, ये जितनी भी भाषाएं हैं इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। किससे? भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी भाषाएं अगर आपसे कहा जाए कि किस भाषा परिवार की हैं, तो ये सारी की सारी भाषाएं एक ही भाषा परिवार की हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए एक भाषा परिवार की इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में अगर आप देखो स्टार्टिंग में, ठीक है, ये सभी जो भाषाएं हैं भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आरंभ में उनमें कई सारे शब्द ऐसे थे जो कि एक जैसे थे। ठीक है, कई सारे शब्द एक जैसे, उदाहरण के लिए यहां पर दिया भी गया है, एक है मातृ जिसको संस्कृत हो गया, माँ हिंदी हो गया, ठीक है, और मदर हो गया अंग्रेजी। तो ऐसे कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो कि जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही टाइप के लगते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, भारत की भाषाएं होंगी, एशियाई भाषाएं हैं और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो हमारे यहाँ पर या फिर अन्य सभी जगहों पर बोली जाती हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में अगर आप जाओगे, ठीक है, पूर्वोत्तर प्रदेश में, या फिर आप तिब्बत बर्मा पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। कौन सी? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। कहां पर? पूर्वोत्तर प्रदेशों में। ठीक है, इसके बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की हिस्सा है। किसकी हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये चार भाषाएं जो हैं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, यहां पर प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है जो झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। आप झारखंड चले जाओ, भारत के मध्य वाले इलाके में आ जाओ, तो यहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। कौन सी?
ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं। अब देखो, अगर आपको भाषाओं के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको भाषाओं वाला लेक्चर ज्वाइन करना होगा। अभी फिलहाल एनसीईआरटी हिस्ट्री में इतनी ही दी गई थी इसके बारे में नॉलेज, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी और एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, इसका पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाओ और जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है ऋग्वेद का अध्ययन। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, समझो। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहां पर? कश्मीर में पाई गई थी एक पांडुलिपि। ठीक है, कहा जा रहा है कि लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। देखिए, आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व जब ऋग्वेद की रचना की गई थी, मतलब जब इसको छापा गया था, तो उसी पांडुलिपि का उपयोग किया गया था। और ऐसे कई सारे, देखिए हमने यहाँ पर आई थिंक कि पांडुलिपि का वो पन्ना रखा नहीं है। हाँ, नहीं रखा है। ठीक है, आप अगर बुक में जाएंगे तो देखेंगे उसे, देखिए उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने देखा था, पढ़ा था, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक पन्ना एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है और लगभग 150 वर्ष पूर्व ऋग्वेद को पहली बार जब छापा गया था तो इस पन्ने का प्रयोग किया गया था और इस पांडुलिपि का प्रयोग किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवादक जो थे अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। मैं डाल दूंगा बाद में। ठीक है, जो लोग आगे अब एनसीईआरटी के नोट्स परचेज करेंगे उनको वो पन्ना दिखेगा। ठीक है, मैं बाद में डाल दूंगा यहाँ पर। और कहा जा रहा है, देखिए जब ये इसका अनुवाद किया गया था, ठीक है, जब इस पांडुलिपि को अंग्रेजी अनुवाद किया गया था तो अनुवाद करने के बाद में इसको मतलब कई सारे लोगों ने पढ़ा और इसको छापने का काम भी किया गया था। आज ही जो पन्ना है पुणे पांडुलिपि जो है पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां जिनमें ब्यास आती है, सतलज है और अन्य नदियां, इनका वर्णन कई बार किया गया है, लेकिन गंगा और यमुना नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। यहां पर इंपॉर्टेंट है, देखो जहां पर अधिक और कम की संभावना आए कि मतलब तुम्हें अधिक मिल रहा है उन्हें कम मिल रहा है, वहां पर प्रश्न उठ जाता है। ठीक है, यहां पर प्रश्न बनने की संभावना है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं जिनमें ब्यास, सतलज और अन्य नदियां आती हैं, इनका वर्णन तो कई बार मिलता है। आपको दिखाया जा रहा है, कई बार इनका वर्णन किया गया है, लेकिन जो गंगा और यमुना नदी है इनका उल्लेख केवल एक बार ही किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट। अगला मिलता है पॉइंट, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी संस्कृत को माना गया है। सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और सबसे अधिक जिसका वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है मवेशी, घोड़े और रथ। इसको भी समझिएगा, मवेशियों के बारे में, घोड़े और रथ के बारे में। देखो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में खासकर जो पुत्र हुआ करते थे यानी कि लड़के, इनको और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं दी गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, जो भी लड़ाई लड़ी जाती थी, ठीक है, उसमें मवेशियों को यानी जानवरों को जीत कर लाया जाता था। और लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हों, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल उगाई जा सके, ऐसी लड़ाइयां भी हुआ करती थी। ठीक है, कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब देखो यहां पर समझो, मेन चीज यहां पर इतने में यह बताया गया है कि पहले लड़ाइयां क्यों लड़ी जाती थी। देखो ऋग्वेद में जो मवेशी यानी कि जो जानवर हुआ करते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों में खासकर पुत्र और जो घोड़े हैं, इनकी प्राप्ति के लिए कई सारी प्रार्थनाएं की गई हैं। अब जो घोड़े हैं, घोड़ों का उपयोग जब लड़ाइयां हुआ करती थी, जब युद्ध हुआ करते थे, तो युद्ध में रथ को खींचने के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाता। ठीक है, और जब लड़ाइयां होती थी तो लड़ाइयों में मवेशियों यानी कि जानवरों में आपकी गाय हो गई, बैल हो गए, ठीक है, इन जानवरों को जीत कर लाया जाता था। और लड़ाइयां केवल जानवरों के लिए ही नहीं लड़ी जाती थी, लड़ाइयां लड़ी जाती थी अच्छी जमीन के लिए भी, जहां पर मतलब चारागाह हो, ठीक है, जहां पर जानवरों को चराया जा सके या जहां पर ऐसी फसल की जा सके यानी कि उपजाऊ भूमि जो यहां पर मिले, उसके लिए भी लड़ाइयां होती थी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ पानी के स्रोत के लिए भी लड़ाइयां होती थी। ठीक है, लोगों को पानी के स्रोत के लिए लड़ाइयां होती थी, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयां होती थी। आपने कई बार शब्द सुना होगा गुलाम, लोगों को गुलाम बनाकर लाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। देखिए जब लड़ाइयां होती थी तो युद्ध में काफी सारा धन जीत कर लाते थे, तो जो धन लेकर के आते थे उसका कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित अर्थात जो वहां पर मतलब पुरोहित एक पद था पहले, ठीक है, जो कि ब्राह्मणों को खासकर मिलता था, ब्राह्मण ही होते थे पुरोहित के पद पर,
पुरोहित जो क्या यज्ञ पूजा पाठ वगैरह आदि किया करते थे, शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जानवरों की आहुति जो दी जाती थी ये बलि कहकर दी जाती थी कि भाई बलि हम दे रहे हैं, ठीक है। आजकल बलि मतलब नहीं दी जाती, जो बलि आजकल दी जाती है वो नारियल की दी जाती है, आप देखते होंगे नारियल की, ठीक है। नारियल की आजकल बलि दी जाती है, पहले जानवरों की बलि दी जाती थी, ठीक है। या ऋग वैदिक काल में अगर आप देखो तो जानवरों की बलि अधिक दी जाती थी। अगला पॉइंट मिलता है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा किया करते थे। अब यहां पर आपको यह पता चलता है जो प्राचीन भारत है हमारा, ठीक है, प्राचीन काल में यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले कोई भी राजा था ही नहीं, ठीक है, राजा नहीं हुआ करता था। कहा जा रहा है वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। यानी कि सपोज दैट कि भाई एक गांव है, ठीक है, एक गांव या फिर एक शहर मान लेते हैं, ठीक है, हम एक शहर लेते हैं ऑप्शन के लिए, ये एक पूरा शहर है। इस पूरे शहर में एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सबसे कुशल योद्धा है, ठीक है, और बहादुर भी है, तो इसको ये लोग सरदार मान लेते थे। ये हो गया सरदार, ठीक है। अब सरदार हो, एक सरदार चुन लिया गया। सरदार चुनने के बाद में ये सरदार जो होता था सभा बुलाया करता, क्या मतलब सलाह मशवरा के लिए सभा बुलाते थे, क्या सभा को बुलाते थे, और सभा में काफी सारे विद्वान लोग आते थे, मिलते जुलते थे और बैठते थे, ठीक है। इसके बाद में युद्ध और शांति को लेकर के मतलब इस पर चर्चा की जाती थी। और जो सरदार होता था वो किसी भी प्रकार की कोई भी सेना नहीं रखता था, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, सेना नहीं होती थी, स्थायी सेना किसी प्रकार की कोई भी नहीं होती थी। अब जब युद्ध होता था तो जो पुरुष होते थे पूरे शहर में, जितने भी पुरुष होते थे वो सभी जाकर के भाग लेते थे। तब उनको आजादी का मूल्य पता था, ठीक है। आजकल क्या है कि सारा काम सेना के ऊपर डाल दिया और क्या होता है, आतंकवादी बन करके उनके ऊपर पत्थर भी बरसाने लगते। ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था, पहले हमारे देश में जब आप प्राचीन भारत को पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है, यहां पर दिया जा रहा है पहले सेना नहीं हुआ करती थी और जो आम पुरुष लोग हुआ करते थे वही युद्ध में भाग लेते थे, वही सैनिक बनकर जाते थे और युद्ध में भाग लेते थे। और किसी एक व्यक्ति को जो बहादुर और कुशल योद्धा उसे सरदार चुना जाता और लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, यानी कि चर्चा किया करते थे, मीटिंग किया करते थे, ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम मतलब युद्ध के विषय में ऐसा हो जाए आजकल, तो भाई आजकल तो कोई लड़ने ही ना जाए। क्योंकि देखिए पहले क्या था, जब अंग्रेज हमारे यहां पर आए थे तो भाई हम लोगों ने मतलब धीरे धीरे एकता जब हुई तो अगर दूसरे घर में अंग्रेज आते थे तो सभी लोग धीरे धीरे निकल के आते थे, उन्हें भगाने का काम करने लगे थे। जब गरम दल आया था, ठीक है, जब गरम दल आया था, नारा दिया गया था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो सभी लोग एक होकर के आए थे। आज क्या है कि समय बदल गया। आज अगर बगल वाले के घर पे चोरी हो रही है तो इधर वाला अपना गेट बंद करके बैठ जाएगा कि भाई चोरी उसके घर हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही, ठीक है। और फिर जब क्या होता है कि आजकल ऐसे समझिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर लिया जानते हो। पहले अंग्रेजों ने एक घर पे कब्जा किया, ठीक है, मोहल्ले वाले कहते रहे भाई तुम्हारे घर पर कब्जा हो रहा हम क्या करें। फिर एक मोहल्ले पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जब मोहल्ले पर कब्जा हुआ तो गांव वालों ने कहा कि इस मोहल्ले पर कब्जा हो रहा है हम क्या करें। फिर उन्होंने एक गांव पर कब्जा कर लिया। जब गांव पर कब्जा हो गया तो शहर वाले बोले कि उस गांव पर कब्जा हुआ है हम क्या करें। फिर शहर पर कब्जा हो गया, फिर एक राज्य पर कब्जा कर लिया, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और लोग यही कहते रहे कि हम क्या करें, तुम्हारे यहां कब्जा हो रहा है। और फिर जब इनको पता चला कि हम तो गुलाम बन गए, तब धीरे धीरे लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ आजादी मिलने का, और फिर धीरे धीरे लोगों ने प्रयास किया और हमको आजादी मिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब हाँ देखो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। आज का टाइम तो आपने देख लिया अंग्रेजों ने हमें कैसे अपना गुलाम बनाया था। पहले ऐसा नहीं था। पहले देख रहे आप, पहले जो अधिकांश पुरुष हुआ करते थे वो युद्ध में भाग लेते थे, कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी। अब जब स्थायी सेना नहीं है तो सभी व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं करते थे, ठीक है। और जब सभी व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं करते थे तो उनको मतलब क्या है कि चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, सभी का ख्याल वो रखते थे, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट मिलता है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। देखो आजकल क्या है, आप देखते हो जब भी कोई व्यक्ति कोई महान कार्य करता है तो उसको एक पदवी दी जाती है। जैसे कि भाई देखो हमारे यहाँ की जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, योगी जी हैं, इन्होंने क्या किया 5 साल में जितने भी मतलब भू माफिया थे, चोर थे, गुंडे थे, बदमाश थे, बवाली थे, उन सभी के घर पर बुलडोजर चलाया, ठीक है, और उनको जेल के अंदर डाला, एनकाउंटर बहुत सारे करवाए। तो क्या हुआ, उनको नाम दिया गया बुलडोजर बाबा, ठीक है, उनको नाम दिया गया बुलडोजर बाबा। इसके बाद में मध्य प्रदेश में जो सरकार है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी कॉपी की और उन्होंने भी बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया, तो उनको नाम दिया गया बुलडोजर मामा,
ठीक है। इसी प्रकार से जब भी कोई विशेष काम करता है, ठीक है, तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है। तो या वो स्वयं अपने आप को नाम दे ले या समाज उसको नाम दे दे। तो वही चीज यहां पर भी दिखाई जा रही। पहले भी ऐसा था, पहले लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में अब यहां पर समझो। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। यानी कि पहले अगर आपका काम पूजा पाठ करना है, पढ़ाना लिखाना है, तो आप ब्राह्मण हो, ठीक है। अगर आप अच्छी भाषा बोलते हो, संस्कृत भाषा बोलते हो, ठीक है, तो आप क्या है कि आप मतलब अलग प्रकार के लोग हो। अगर आपका परिवार, ठीक है, पारिवारिक पहचान दी जाती थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। समुदाय के आधार पर लोगों का मतलब नाम रखा जाता। निवास स्थान के आधार पर आप भी देखते हो, मतलब आपने कई बार गांव में जाकर देखा होगा कि भाई वो शुक्लाना है, वहां पर शुक्ला लोग रहते हैं, वो मिश्राना है, वहां मिश्रा लोग रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वो हिंदुओं का इलाका है, वो मुसलमानों का इलाका है, ठीक है। तो निवास स्थान के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर वहां हिंदू रहते हैं, वहां मुसलमान रहते हैं, ठीक है। इस आधार पर लोगों का वर्गीकरण पहले भी किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है। अब समझो, पुरोहितों को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, यानी जो यज्ञ और अनुष्ठान करने वाले लोग थे, इनको पुरोहित कहा जाता था, और पुरोहित ही ब्राह्मण थे, ठीक है। ब्राह्मणों को पुरोहित कहा जाता था। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है, ऋग्वैदिक काल में राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास स्थायी सेना थी, ठीक, इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। जब आप ऋग्वैदिक काल की ओर जाओगे, यानी कि आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व की ओर, तो उस समय राजाओं के पास में देखिए राजधानी नहीं होती थी, ठीक है। ना तो बड़ी राजधानी थी जहां पर राजा रहता हो, ना ही राजा के पास महल हुआ करते थे, ना सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद में उनका बेटा राजा नहीं बनता था, ठीक है। राजा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, पहले एक प्रकार का सरदार था, ठीक है, और सरदार चुना जाता था, और उसकी शक्तियां भी सीमित थी। आभास होता है कि जो कबीले में आम सभा होती थी, ठीक है, आम सभा जो समिति कहलाती थी, वह अपने राजा को चुनती थी, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, पहले कबीले में एक सभा होती, जिसे समिति कहलाता है, समिति होती थी एक, ठीक है। समिति के द्वारा ही एक व्यक्ति को राजा चुना जाता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो, किसी भी कंपनी में आप चले जाओ तो उस कंपनी में कुछ भागीदार लोग होते हैं, ठीक है, पदाधिकारी होते हैं, और वो सब मिलकर के कंपनी का एक सीईओ चुनते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी का सीईओ बनेगा, ठीक है। और वो सभी को कंट्रोल करता है, जो कि उस कंपनी का मालिक कहलाता है, या फिर कहें कि राजा कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से पहले जो कबीला हुआ करता था, कबीला में जो सभा के सदस्य लोग होते थे, सभा जो समिति होती थी, वही राजाओं को चुनती थी कि भाई ये राजा होगा। और राजा जो होता था वो एक प्रकार का सरदार होता था। राजा के पास में कोई महल नहीं था, राजा के पास में कोई सेना नहीं थी, राजा कर नहीं वसूल सकता था। ऋग्वैदिक काल में जनता पूरे समुदाय के लिए जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का, जन और विष, किस नाम का, जन और विष, इन दो शब्दों का प्रयोग होता था। विष से वैश्य निकलता है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि विष से वैश्य निकलता है, और ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल में, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ऋग्वैदिक काल में जनता और पूरे समुदाय के लिए किन दो शब्दों का उपयोग होता था, तो जन और विष, किस नाम का, किसका, जन और विष, जन और विष, इन दो शब्दों का उपयोग होता था जनता और पूरे समुदाय के लिए। और विष से वैश्य निकलता है, ठीक है। विष और जनों के नाम ऋग्वेद में आपको मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, विष, भारत, भरतजन, विष जैसे कई सारे उल्लेख देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा पुरुजन वो हैं, ठीक है, वो भरतजन हैं, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट मिलता है, आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु या दास या दस्यु कहते थे। देखो समझो, यहां पर आजकल अगर आप देखोगे तो आजकल दास का अर्थ हो गया गुलाम, ठीक है, कि भाई ये हमारा गुलाम है, ठीक है, ये हमारा गुलाम है। आजकल दास का अर्थ ही हो गया। लेकिन पहले जो आर्य लोग हुआ करते थे, ये अपने विरोधियों को, जो उनके विरोध किया करते थे, उनको दस्यु या दास कहते थे। क्या कहते थे, दस्यु या दास कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, ठीक है। बाद के समय में क्या हुआ, दास को स्त्रीलिंग में दासी कहा जाने लगा, यानी स्त्री जो महिलाएं थी उनको दासी कहा जाने लगा, और इस शब्द का मतलब हो गया गुलाम, ठीक है। इस शब्द का मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया। उन्हें अपने मालिक की संपत्ति माना जाता था, और जो भी मालिक चाहता था वो सब उन्हें करना पड़ता था।
ठीक है, क्या जो भी मालिक चाहता था वो दास से अपनी करवा देता, क्योंकि दास का अर्थ हो गया था गुलाम, धीरे धीरे आगे चल करके, ठीक है, बाद के समय में। अब यहां पर एक और फैक्ट समझिएगा, जो भी गुलाम होता था, ठीक है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार बहुत अधिक होता था, ठीक है। इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो गुलाम होता था उसके पास में उसके मालिक के सिवाय उसका और कुछ भी नहीं होता था। गुलाम होने का अर्थ हुआ कि वो उसके पास जो भी है, वो जो भी है सब कुछ उसका मालिक का है, ठीक है, वो अपने मालिक के अधीन है, ठीक है। तो जो दास होते थे वो उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था, ठीक है, और मालिक जो भी काम उनसे कहते थे वो सब दास को करना पड़ता था, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। इसको भी समझिएगा, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। समझिएगा, देखिए जिस टाइम पर ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, यानी कि आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व, ठीक है, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था, ठीक है। महापाषाणी कब्रें किसे कहते हैं, इसको भी समझिएगा। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, क्या कब्र बनाने के लिए खूब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, यानी महापाषाण, महा का अर्थ हो गया बड़ा और पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर, ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग महापाषाण कहलाता था, यानी कि ऐसी कब्र जिसका निर्माण बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा किया गया है वो महापाषाणी कब्र कहलाती है, ठीक है। ये शिलाखंड दफन करने की जगह उन लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट शिलाखंड को दफन नहीं किया जाता। आप ही देख रहे हैं एक महापाषाणी कब्र है, देख रहे एक ये बड़ा पत्थर लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, सजाए जाते थे ऐसे, देख रहे बिल्कुल अच्छे ढंग से सजाया गया है, बीच में छोटे छोटे पत्थर हैं, ये एक मेन होल बनाया गया है, ठीक है, इससे अंदर जा सके, इस प्रकार से कब्र पहले सजाई जाती थी, ठीक है। महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई और 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई, यानी कि वही ऋग्वैदिक काल था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल था। उसी टाइम पीरियड में महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा भी शुरू हुई थी और यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहां कहां पर, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, इन जगहों पर महापाषाणी बनाने की प्रथा प्रचलित थी। और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि महापाषाण अलग अलग तरह से इनकी कब्रें बनाई गई थी और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सारे महापाषाणी कब्रें जमीन के ऊपर ही बनाई गई हो, लेकिन बाढ़ आई, ठीक है, बाढ़ आई, टाइम पर क्या हुआ कि पानी बहा, इसके मतलब काफी लंबा टाइम हो गया ना, 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है, बाढ़ आई या फिर भूकंप आया जिससे क्या हुआ उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई और वो जमीन के नीचे चली गई। ऐसा भी हो सकता है अगर वैज्ञानिक तर्क दिया जाए तो, ठीक है। बाकी कहा जा रहा है कि कुछ महापाषाणी कब्रें जो है वो जमीन के ऊपर दिख जाती हैं और कुछ महापाषाणी कब्रें जो हैं वो जमीन के भीतर भी होती हैं, ठीक है, अलग अलग दिखाया जा रहा है। इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत सबादान या फिर शिष्ट आप कह सकते हैं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताबूत सबादान कहा जाता है। प्रश्न यहां पर बनता है कि शिष्ट किसे कहते हैं, प्रश्न बनाना शिष्ट किसे कहते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनता है, ऐसे ही प्रश्न बनता है, याद कर लो। देखो शिष्ट किसे कहते हैं, तो शिष्ट का अर्थ होता है ताबूत समाधान, ठीक है। तो यहां पर आप कहें कि इस तरह की मतलब जो महापाषाणी कब्रों को शिष्ट कहा जाता है या फिर आपको ताबूत समाधान हो गया। आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। यहां दिखाए गए शिष्ट में ये जो ताबूत समाधान है पूरा, इसमें एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराग है, आप देख रहे हैं ये बड़ा सुराग है, ठीक है, ये बड़ा सुराग है, ठीक है, जो कि शायद पत्थरों से बनाए हुए कमरे में जाने का रास्ता था, ठीक है, इससे पत्थरों से बनाए हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अब आपको कि भाई जब मतलब एक आपने कब्र बनाई है तो एक कमरा टाइप का क्यों बनाया, पत्थर का एक कमरा क्यों बनाया और इसमें एक मेन होल क्यों दिया, ठीक, इसमें एक पोर्ट होल क्यों दिया, एक बड़ा सुराख क्यों दिया। तो इसका अर्थ हुआ कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिलता है, ठीक है। यही एक एकमात्र प्रमाण है जो कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। देखो जमीन के नीचे कब्र है, ठीक है, तो इसके केवल एक ही प्रमाण है, या तो गोलाकार सजे हुए पत्थर होंगे, ठीक है, या तो एक अकेला खड़ा पत्थर होगा। 2 ही संकेत है जिससे पता चलता है कि नीचे कब्र बनी है, ठीक है। यहां पर यह प्रश्न जो है इसको समझिएगा, कहा जा रहा है कि इस तरह की जो महापाषाणी कब्रें उन्हें ताबूत समाधान कहा जाता है, यानी शिष्ट कहा जाता है। और यहां दिखाए गए पोर्ट होल, यानी ये शिष्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराग है, आप देख रही है, ठीक है, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। आखिरकार जाने का रास्ता क्यों छोड़ा, देखो ऐसा होता था कई बार, क्या होता था एक ही परिवार के लोगों को एक ही कब्र में अलग अलग टाइम में दफनाया जाता था,
जैसे कि पहले दादी का निधन हुआ, ठीक है, फिर बाबा का निधन हुआ। तो दादी के निधन होने के बाद में एक कब्र बनाई गई, एक कमरा टाइप का पत्थर का बनाया गया, खूब पूरी कब्र बना ली गई और उसके उसमें एक क्या छोड़ दिया गया, एक बड़ा सुराग छोड़ दिया गया जिसे पोर्ट होल कहा गया, ठीक है। और जब बाबा की मृत्यु हुई तो उसी रास्ते से अंदर जाकर के जहां पर दादी का शव दफनाया गया था जिस कमरे में, वहीं पर बाबा का भी दफना दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनके परिवार में और लोगों की मृत्यु हुई तो और लोगों का भी शरीर वहीं पर दफन कर दिया गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मतलब इनका ये इस काम आता था ये पोर्ट होल, ठीक है, ऐसा होता था, ऐसा देखने को मिला है। अगला पॉइंट मिलता है सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता, कैसे, खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। तो भाई जब मृतकों को दफनाया जाता था, ठीक है, तो उनके साथ में खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों को भी रखा जाता था और इन मिट्टी के बर्तन जो थे ये काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाने जाते थे। और यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में देखने को मिलती है। इसके साथ ही विभिन्न कब्र में लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। मतलब जब आप जाओगे महापाषाणिक कब्रों में देखोगे तो केवल मतलब खास किस्म के मिट्टी के बर्तन ही नहीं रखे जाते थे, बल्कि उनके साथ में लोहे के औजार भी रखे जाते थे, हथियार भी रखे जाते थे, घोड़ों के कंकाल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और पत्थर और सोने के गहने भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब देखने को मिलता है महापाषाणिक कब्रों में, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है लोगों में सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। इसको भी समझो। ब्रह्मगिरी एक व्यक्ति की कब्र मिली है, ठीक है, कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकाल के पास में सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। कहां पर, ब्रह्मगिरी में। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति जिसके पास में 33 सोने के मनके और एक शंख भी पाया गया है वो व्यक्ति अमीर होगा, हो सकता है कि वो राजा हो, इसीलिए वो जब दफनाया गया तो उसके पास में इतनी सारी चीजों को रखा गया, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास में केवल मिट्टी के बर्तन पाए गए, हो सकता है कि वो गरीब हो। तो ऐसे सामाजिक असमानता का पता चलता है, ठीक है, उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है जो ये दिखाया गया है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी, ठीक है। तो हो सकता है जब सरदार की मृत्यु होती हो तो उनके सम्मान में उनके लिए सोने के मनके काफी सारे लोग ला करके रखते हो, शंख रखते हो, ठीक है। तो जब व्यक्ति मरता था तो उसके साथ में कुछ कीमती चीजों को दफनाया जाता था, और कितनी किस लेवल की कीमती चीजें दफनाई गई हैं ये बताता है लोगों की सामाजिक स्थिति को, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्र में लाकर दफनाया जाता था। मैंने अभी आपको जो बताया वो जो वहां पर पोर्ट होल रखा गया है, ठीक है, जो वहां पर पोर्ट होल रखा गया है एक सुराग कब्र में, वो इसी के लिए था। जब अलग अलग टाइम पर व्यक्ति मरते थे तो एक ही परिवार के जब व्यक्ति मरते जाते थे तो तैसे मतलब उसी हिसाब से उसी कब्र में ले जाकर के उनको दफनाया जाता था, ठीक है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक ही परिवार के लोगों को एक ही कब्र में अलग अलग टाइम पर दफनाया जाता था, ठीक है। और दफनाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, पोर्ट होल या फिर मेन होल। देखिए एक मिनट कि हाँ पोर्ट होल कहा जाता था, ठीक है, बड़ा सुराग होता था, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पर आकर के इस बड़े सुराग के माध्यम से लोग एक ही परिवार के सदस्यों को उसमें दफनाते थे। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे, ठीक है, गोलाकार बना दिया गया या खड़ा पत्थर का चिन्ह बना दिया गया, ठीक है। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सुराग बड़ा रास्ता होता था जिसे बड़ा सुराग कहते हैं, जिसे पोर्ट होल भी कहा जाता है, ठीक है, पोर्ट होल कहा जाता है। ये कब्र के अंदर जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था, ठीक है। मैंने अभी आपको रास्ते के बारे में बताया। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इसको भी समझो। इनाम गांव जो है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। किस नदी के? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। देखो इन जगहों को पॉइंट जो है जिन्हें हाईलाइट किया गया इसे याद रखना, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया शिष्ट किसे कहते हैं, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में शिष्ट किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था शिष्ट किसे कहते बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह जो ये घोड़ के किनारे एक जगह है इनाम गांव, इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। कितने? 3600 से 2700 वर्ष पूर्व यहाँ पर लोग रहते थे। और यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारियां मिलती हैं। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनके सिर उत्तर की ओर होता था, ठीक है। मतलब जब देखिए जब कई सारे लोगों की जब सभी लोगों की कब्र एक ही सिचुएशन में मिलती है तभी ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है जो इनाम गांव है यहाँ पर जो वयस्क व्यक्ति होते थे
ठीक है। उनको वयस्क यानी कि 18 ईयर से ऊपर जो बड़े व्यक्ति होते थे, युवा लोग होते थे, ठीक है, उनको सीधा लिटा करके दफनाया जाता था, ठीक है। और उनके सिर जो होते थे उत्तर की ओर होते थे यानी हिमालय की ओर, और पैर जो होते थे वो दक्षिण की ओर यानी कि अपने नीचे नीचे दक्षिण की ओर होते थे, ठीक है। अब समझिएगा, सिर उत्तर की ओर होता था, ठीक है। उन्हें कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ऐसा भी देखने को मिलता है। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास में रखे जाते थे, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, ये प्रमाण मिला है, ठीक है। इनाम गांव में, ये इनाम गांव में एक व्यक्ति था जिसको 5 कमरों वाले एक मकान के आंगन में 4 पैर वाला एक संदूक था, ठीक है, जो कि मिट्टी का बना हुआ था। उसी मिट्टी के बने हुए मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, जो गांव में सबसे बड़ा घर होगा उनमें से एक था, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे अमीर व्यक्ति होगा, ठीक है, सबसे अमीर व्यक्ति होगा। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे, सबके जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। हो सकता है कि सबके पैर मुड़े हुए थे, इसका एक ये भी अर्थ निकल सकता है कि व्यक्ति की लंबाई ज्यादा हो और संदूक की लंबाई कम हो, ठीक है। तो पैरों को मोड़ दिया गया ताकि आराम से उसके मतलब ताकि उसे उसमें लिटा करके और दफनाया जा सके, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। एक चीज विशेष तौर से याद रखना, इनाम गांव में जो विशिष्ट व्यक्ति की कब्रें मिलती हैं, इनाम गांव में जो जो भी कब्रें मिलती हैं उनमें ऐसी जो कब्रें मिलती हैं, ठीक है, घर के अंदर ही कभी कभी व्यक्तियों को दफना दिया जाता